हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। थर्मोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में देखो हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वो क्या कहता है उसको पढ़ेंगे, और फिर उसके बाद में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को सोल्व करेंगे, और फिर उसके बाद में स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज वो क्या होती है उसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये क्या कहता है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ये क्या कहता है, देखो मान लो मेरे पास ये कंटेनर है, ठीक है, इसमें आइडियल गैस भरी हुई है और ऊपर ये है मासलेस पिस्टन, ठीक है। इस कंटेनर में आइडियल गैस भरी हुई है और ये पिस्टन, ठीक है। तो देखो मैंने इस गैस को कुछ हीट एनर्जी दी डेल्टा क्यू। मान लो इस गैस को मैंने कुछ हीट एनर्जी दी डेल्टा क्यू, और मान लो मैंने ऐसा पाया कि इस गैस का टेम्परेचर कुछ बढ़ जाएगा। मैंने ऐसा पाया, ठीक है, मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी जब मैं इसको हीट एनर्जी दूंगा डेल्टा क्यू, ठीक है। और ये भी पाया मैंने कि ये पिस्टन ऊपर चली जाएगी, मतलब गैस का वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा, मतलब देयर विल बी वर्क डन बाय गैस, और गैस का टेम्परेचर भी बढ़ गया, मैंने ऐसा पाया मान लो, ठीक है। और ये पिस्टन भी ऊपर चली गई, मतलब देयर विल बी ऑल्सो वर्क डन बाय गैस। जब मैं ये डेल्टा क्यू हीट एनर्जी देता हूं ना, तो मैंने ऐसा पाया कि मान लो कि इस गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ गई और ये पिस्टन थोड़ी सी ऊपर चली गई, ठीक है। तो देख सकते हो पिस्टन थोड़ी सी ऊपर चली गई, मान लो मैंने ऐसा पाया, ठीक है। और ऐसा पाया कि गैस का टेम्परेचर भी बढ़ गया, तो मतलब गैस का टेम्परेचर बढ़ा है, तो इसका मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। तो डेल्टा यू मान लो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ठीक है। और देखो जब मैं इस गैस को डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दूंगा ना, तो मान लो ऐसा पाया कि ये जो पिस्टन है ना थोड़ी ऊपर चली गई, मतलब देयर ऑल्सो विल बी सम वर्क डन बाय गैस, वो मान लो डब्ल्यू है, वर्क डन बाय गैस, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है, जब मैं इस गैस को कुछ हीट एनर्जी दूंगा ना डेल्टा क्यू, ये दो पार्ट में जाएगी, ठीक है। इसका कुछ पार्ट तो गैस की इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में यूज होगा डेल्टा यू, और कुछ पार्ट वर्क डन बाय गैस में जाएगा प्लस डब्ल्यू, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। मतलब मैं इस गैस को कुछ हीट एनर्जी दूंगा, मान लो डेल्टा क्यू, मान लो मैंने ऐसा पाया कि गैस का टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस एंड दैट इज डेल्टा यू। और मान लो ये पिस्टन ऊपर चली गई, ऑल्सो देयर विल बी वर्क डन बाय गैस, वो मान लो डब्ल्यू। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है, ये जो मैंने हीट एनर्जी दी है ना डेल्टा क्यू इस गैस को, ये दो पार्ट में जाएगी। फर्स्ट टू इंक्रीज इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, और सेकंड वर्क डन बाय गैस में जाएगी, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब देखो इसकी डिफरेंशियल फॉर्म वो क्या है, डी क्यू विल बी इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की डिफरेंशियल फॉर्म होगी, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो अब इसके बारे में कुछ जरूरी बातें जान लेते हैं।
ठीक है। तो देखो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है, ये इसकी डिफरेंशियल फॉर्म है। तो देखो डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव हुआ तो इसका मतलब क्या होगा, हीट विल बी एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम या गैस, ठीक है। अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव हुआ तो इसका मतलब सिस्टम हीट एनर्जी को रिलीज करेगा, हीट रिलीज्ड बाय सिस्टम। और अब देखो मान लो गैस का टेम्परेचर बढ़ा, देयर इज इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डेल्टा यू वो क्या आएगी, पॉजिटिव। और अगर मान लो देयर विल बी डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस, मान लो गैस का टेम्परेचर घट रहा है तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस ऑब्वियसली घटेगी, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस डेल्टा यू वो क्या आएगी, नेगेटिव, ठीक है। और मान लो गैस का एक्सपेंशन हो रहा है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, गैस एक्सपैंड हो रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो ऐसे में वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब एक्चुअली इन रियलिटी देयर विल बी वर्क डन बाय गैस, ठीक है, इन रियलिटी देयर विल बी वर्क डन बाय गैस, ठीक है, अगर गैस एक्सपेंड हो रही होगी तो। और मान लो अगर गैस का वॉल्यूम घट रहा है, मतलब गैस कंप्रेस हो रही है, तो वर्क डन बाय गैस ये क्या आएगा, नेगेटिव। मतलब इन रियलिटी देयर विल बी वर्क डन ऑन गैस, इन रियलिटी देयर विल बी वर्क डन ऑन गैस, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा क्यू हीट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, ठीक है। डेल्टा यू इंक्रीज इन, या इन करेक्टली अगर मैं बोलूं चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस, ठीक है। डेल्टा क्यू एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, डेल्टा यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस। ये डिफरेंशियल फॉर्म होगी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। अगर डेल्टा क्यू पॉजिटिव आता है तो इसका मतलब सिस्टम को हीट एनर्जी मिल रही होगी सराउंडिंग से, मतलब सिस्टम हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा होगा। अगर डेल्टा क्यू नेगेटिव आता है तो मतलब गैस है ना, मतलब जो सिस्टम है वो हीट एनर्जी को रिलीज कर रहा होगा टू सराउंडिंग। डेल्टा यू पॉजिटिव आता है तो ऑब्वियसली देयर विल बी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, मतलब इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस। डेल्टा यू नेगेटिव आया, डिक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस या डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस। अगर गैस एक्सपेंड हो रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वर्क डन बाय गैस ये जो डब्ल्यू है ना ये पॉजिटिव आएगा। इन रियलिटी देयर विल बी वर्क डन बाय गैस। अगर गैस कंप्रेस हो रही है, मतलब गैस का वॉल्यूम घट रहा है, तो वर्क डन बाय गैस विल बी नेगेटिव। इन रियलिटी देयर विल बी वर्क डन ऑन गैस, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी चीजें हैं। डेल्टा क्यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, मतलब समझ में आ गया होगा। डेल्टा यू में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव, ठीक है। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये ध्यान रखना, डेल्टा क्यू अगर पॉजिटिव हुआ ना तो इसका मतलब हमारा जो सिस्टम है ना, मतलब गैस, वो हीट एब्जॉर्ब कर रहा होगा सराउंडिंग से। डेल्टा क्यू नेगेटिव हुआ तो हमारी जो गैस है, मतलब सिस्टम है, वो हीट को रिलीज कर रहा होगा टू सराउंडिंग, ठीक है।
तो अब हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मान लो मेरे पास 2 मोल हीलियम गैस है, ठीक है, 2 मोल हीलियम गैस, और यहां पे इस गैस का पीवी डायग्राम गिवन है, ठीक है। ये कुछ ऐसे गिवन है, ये ए स्टेट, ये बी स्टेट, ये सी। ए स्टेट पे गैस का टेम्परेचर टी नोट, ठीक है, और वॉल्यूम वी नोट, प्रेशर पी नोट। गैस को मैं ए से बी ले गया, फिर बी से सी, फिर सी से वापस ए पे ले आया, तो ये साइक्लिक प्रोसेस होगी ऑब्वियसली। तो जब गैस ए से बी गई है, बी स्टेट पे गैस का प्रेशर 2 पी नोट गिवन है और वॉल्यूम 2 वी नोट गिवन है, ठीक है। तो बी स्टेट पे गैस का टेम्परेचर क्या हुआ, टी बी, एक तो ये फाइंड आउट करना है, और सी स्टेट पे गैस का टेम्परेचर टी सी, वो भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। और क्या चीजें फाइंड आउट करनी है, ए से बी, ये जो प्रोसेस है ना, ए से बी, डेल्टा क्यू क्या आएगा, बी से सी, डेल्टा क्यू क्या आएगा, ठीक है, सी से ए, डेल्टा क्यू क्या आएगा। ये जो 3 वेरियस प्रोसेस है ना, ए से बी, बी से सी से ए, इन तीनों प्रोसेस में डेल्टा क्यू फाइंड आउट करना, ठीक है, इंडिविजुअली। इसको मैं राउंड कर रहा हूं, ठीक है। और ये जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है ना, ए से बी, बी से सी, सी से ए, ये जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, क्योंकि गैस उसी स्टेट पे आएगी ना, ए स्टेट पे, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू ये क्या होगा, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं। तो देखो 2 मोल हीलियम गैस है, तो नंबर ऑफ मोल्स तो हो गए 2, और हीलियम गैस है ना मोनो एटॉमिक, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3, ठीक है। और आइडियल गैस है ऑब्वियसली, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, आइडियल गैस इक्वेशन में अप्लाई कर सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो बी स्टेट पे गैस का टेम्परेचर टी बी फाइंड आउट करो, सी स्टेट पे गैस का टेम्परेचर टी सी फाइंड आउट करो। तो देखो सी से ए, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक कंप्रेशन। आइसोबैरिक क्यों, क्योंकि सी से ए गैस का प्रेशर पी नोट कांस्टेंट रह रहा है, और कंप्रेशन क्यों, क्योंकि गैस का वॉल्यूम घट रहा है। तो सी से ए कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक कंप्रेशन, ठीक है। और इसमें गैस का प्रेशर कितना कांस्टेंट रह रहा है, पी नोट। तो यहां पे पी को पी नोट पुट कर दो, पी नोट इज इक्वल टू पी नोट इंटू में वी इज इक्वल टू एन, एन कितना 2 आर टी, ठीक है। तो यहां से टी बाय वी की वैल्यू वो कितनी आ गई, पी नोट बाय 2 आर कॉन्स्टेंट। तो बस ये जो सी से ए ये जो प्रोसेस है ना आइसोबैरिक कंप्रेशन, इसमें ये अप्लाई कर दो, ठीक है। तो
TC बाय VC, VC कितना 2V0 इज इक्वल टू TA T0 बाय में VA V0, V0 से V0 कैंसल, तो TC कितना आ गया 2T0, TC पता चल गया। अब TB फाइंड आउट करो। तो देखो B से C ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोकोरिक, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट रह रहा है ना 2V0। B से C आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कितना कांस्टेंट 2V0, ठीक है। तो बस यहां पे V की जगह 2V0 पुट कर दो, P इंटू में 2V0 इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स 2 R T, सही बात है। तो यहां से देखो T बाय P ये कितना आ गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया V0 बाय R कांस्टेंट। तो बस ये अप्लाई कर दो, ठीक है। B से C ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उस पे ये अप्लाई कर दो, तो TB बाय में PB, PB कितना 2P0 इज इक्वल टू TC, TC कितना 2T0 बाय में PC, PC कितना P0, तो P0 से P0 कैंसिल होगा, ठीक है। तो TB कितना आ गया यहां से 4T0, एक आंसर ये हो गया, ठीक है। और देखो यहां से A से B जो प्रोसेस है ना तो ये आइसोथर्मल है, ना आइसोकोरिक है, ना आइसोबैरिक है, कुछ अलग ही प्रोसेस है, ठीक है। जो भी है आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। P और B में ये एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा ना A से B, जो भी है फाइंड आउट कर सकते हो, वैसे उसकी कोई जरूरत नहीं है। तो अब देखो वर्क डन बाय गैस फाइंड आउट करो सबसे पहले A से B। ये जो A से B प्रोसेस है इसमें वर्क डन बाय गैस ये कितना आएगा, तो कैसे फाइंड आउट करोगे, पीवी डायग्राम गिवन है। और देखो A से B वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन बाय गैस पॉजिटिव आएगा, और पीवी डायग्राम है कितना आएगा, एरिया अंडर द कर्व विद V एक्सिस, ठीक है। तो ये ट्रेपेजियम बन गई ना, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स P0 प्लस 2P0 3P0, और इन पैरेलल साइड्स के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये कितनी 2V0 माइनस V0 V0, ठीक है। तो ये कितना आ गया 3/2 P0 V0। और देखो आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करो, इससे A स्टेट पे प्रेशर कितना P0, वॉल्यूम कितना V0 इज इक्वल टू N नंबर ऑफ मोल्स 2 R टेम्परेचर A स्टेट पे T0, तो P0 V0 की वैल्यू कितनी 2RT0, आप ये कहीं पे भी यूज कर सकते हो इस न्यूमेरिकल में। तो P0 V0 कितना 2RT0, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/2 2RT0, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया 3RT0, ठीक है। और अब देखो डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस फ्रॉम A टू B, ये कितना आएगा UB माइनस UA, ठीक है। तो UB कितना F/2, F कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम 3,
F/2 n नंबर ऑफ मोल्स, 2 F/2 n आर टीबी, और टीबी कितना 4T नोट इंटू में 4T नोट। तो ये तो आ गया यूबी। ठीक है, 2 से 2 खत्म हो गया, तो 3 चौक 12, 12 आर टी नोट, ये यूबी आया है 12 आर टी नोट। माइनस यूए, अगेन F/2 एन आर टी का फॉर्मूला अप्लाई करो, F डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस है ना, F/2 n 2 नंबर ऑफ मोल्स 2 आर टी ए कितना टी नोट, 2 से 2 खत्म हो गया। ठीक है, तो ये कितना आ गया 3 आर टी नोट। ये आ गया 3 आर टी नोट, 12 आर टी नोट माइनस 3 आर टी नोट 9 आर टी नोट। ठीक है, तो डेल्टा क्यू ए से बी प्रोसेस के लिए वो कितना आएगा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू 9 आर टी नोट प्लस डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस फ्रॉम ए टू बी, वो कितना 3 आर टी नोट। तो ये कितना आएगा 9 प्लस 3 12 आर टी नोट। ठीक है, पॉजिटिव आया ना डेल्टा क्यू ए से बी प्रोसेस के लिए, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ए से बी प्रोसेस में सिस्टम ने मतलब गैस ने 12 आर टी नोट हीट एब्जॉर्ब की होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, अब आओ बी से सी प्रोसेस के लिए, आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा 0। ठीक है, बी से सी चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, वो कितना आएगा यूसी माइनस यूबी, सही बात है, यूसी F/2 एन आर टी का यूज करो, F3/2 n 2 आर टीसी, टीसी कितना निकल के आया था 2T नोट, मतलब इंटू में 2T नोट, 2 से 2 खत्म हो गया, मतलब 3 दूनी 6 आर टी नोट, ये तो आया है यूसी। ठीक है, 6 आर टी नोट माइनस यूबी हो जाएगा, अगेन फॉर्मूले का यूज करो, F/2 n आर टीबी, टीबी 4T नोट। ठीक है, ये 2 से 2 खत्म हो गया, तो 3 चौके 12, 12 आर टी नोट, तो 6 आर टी नोट माइनस 12 आर टी नोट माइनस 6 आर टी नोट हो गया, तो ये कितना आ गया माइनस 6 आर टी नोट। ठीक है, अब देखो बी से सी ये जो प्रोसेस है आइसोकोरिक, इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करो, डेल्टा यू फ्रॉम बी टू सी माइनस 6 आर टी नोट प्लस वर्क डन बाय गैस बी से सी प्रोसेस के लिए ये 0, तो ये तो नेगेटिव आई, इसका मतलब हीट रिलीज की होगी गैस ने बी से सी प्रोसेस में कितनी 6 आर टी नोट, नेगेटिव आई ना, तो इसका मतलब हीट रिलीज की होगी गैस ने। ठीक है, अब आओ सी से ए प्रोसेस के लिए, सी से ए ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोबैरिक कंप्रेशन। ठीक है, तो वर्क डन बाय गैस सी से ए आइसोबैरिक कंप्रेशन के लिए ये कितना आएगा, कंप्रेशन है ना तो मतलब नेगेटिव आएगा, और पीवी डायग्राम है तो एरिया अंडर दी कर्व निकाल लो विद वी एक्सिस,
ये तो रेक्टेंगल बन गई ना, तो लेंथ कितनी वी नोट और ब्रेड्थ पी नोट, तो पी नोट वी नोट। ठीक है, पी नोट वी नोट की वैल्यू 2 आर टी नोट, तो मतलब ये होगी -2 आर टी नोट, -2 आर टी नोट। अब देखो सी से ए, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, ये क्या आएगा यू ए माइनस यू सी। यू ए कितना F/2 एन आर टी यूज करो, F/2 एन आर टी ए कितना टी नोट, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना हो गया 3 आर टी नोट। ये तो यू ए आया है 3 आर टी नोट माइनस यू सी, अगेन F/2 एन आर टी यूज करो, F/2 एन आर टी सी कितना 2 टी नोट, 2 से 2 खत्म, तो ये कितना हो गया 3 दूनी 6 आर टी नोट, 3 आर टी नोट माइनस 6 आर टी नोट -3 आर टी नोट हो जाएगा, -3 आर टी नोट। ठीक है, और सी से ए ये जो आइसोबैरिक कंप्रेशन है, इसमें डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का यूज करो, डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू, डेल्टा यू सी से ए -3 आर टी नोट प्लस डब्ल्यू वर्क डन बाय गैस सी से ए आइसोबैरिक कंप्रेशन में -2 आर टी नोट, तो ये आ गई -5 आर टी नोट। ठीक है, तो देखो ये नेगेटिव आई, नेगेटिव का मतलब सी से ए ये जो आइसोबैरिक कंप्रेशन है ना, इसमें गैस ने हीट रिलीज की होगी, मतलब गैस से हीट एनर्जी निकली होगी टू सराउंडिंग, हीट रिलीज्ड। ठीक है, तो अब देखो क्या क्या निकालना था, टीबी निकालना था, टीसी निकालना था, और क्या क्या निकालना था, ए से बी ये जो प्रोसेस है इसमें डेल्टा क्यू ये निकल गया, और बी से सी ये जो आइसोकोरिक प्रोसेस है उसमें डेल्टा क्यू ये निकल गया, सी से ए ये जो आइसोबैरिक कंप्रेशन है इसमें डेल्टा क्यू ये निकल गया। ठीक है, तो अब देखो ये जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में ये जो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस है ए से बी, बी से सी, सी से ए, ठीक है, इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने जो हीट है वो एब्जॉर्ब की होगी या रिलीज की होगी, नेट अगर मैं कुल मिला के बोलूं, अगर एब्जॉर्ब की होगी तो कितनी की होगी, रिलीज की होगी तो कितनी की होगी नेट। तो ए से बी हीट एब्जॉर्ब 12 आर टी नोट, बी से सी हीट रिलीज 6 आर टी नोट, सी से ए अगेन हीट रिलीज बाय गैस 5 आर टी नोट, तो टोटल हीट रिलीज कितनी हुई 6 + 5 11 आर टी नोट, और एब्जॉर्ब कितनी की 12 आर टी नोट। तो एक तरह से इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने हीट एब्जॉर्ब की होगी, क्योंकि एब्जॉर्ब ज्यादा है रिलीज कम है, टोटल एब्जॉर्ब तो यही है 12 आर टी नोट, और टोटल हीट रिलीज बाय गैस वो 11 आर टी नोट है। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब की होगी, और कितनी 12 - 11 आर टी नोट, मतलब 1 आर टी नोट, इतनी हीट एब्जॉर्ब की होगी इस साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगा। तो देखो साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी गई, बी से सी, सी से ई, वापिस उसी पे आ गई ना, उसी स्टेट पे। तो डेल्टा यू इन साइक्लिक प्रोसेस वो क्या आएगा 0,
ठीक है। ए से बी गई गैस, बी से सी, फिर सी से ए, उसी स्टेट पे आ गई ना। तो इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस तो स्टेट फंक्शन होती है, लेकिन गैस तो वापस उसी स्टेट पे आ गई ए पे। तो साइक्लिक प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस वो जीरो। और इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस वो क्या आएगा? तो देखो पीवी डायग्राम, और ये क्लॉकवाइज, तो इस लूप का एरिया निकाल लो और उतना पॉजिटिव उतना वर्क डन आएगा। ठीक है, ये तो ट्रायंगल है, तो 1/2 बेस कितना V0 और हाइट P0, तो P0 V0/2। ठीक है, तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन बाय गैस वो कितना आ गया? P0 V0/2 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों? क्योंकि पीवी डायग्राम और क्लॉकवाइज साइकिल, तो पॉजिटिव आएगा। और कितना पॉजिटिव आएगा? इस लूप का एरिया, ये लूप क्या है यहाँ पे ट्रायंगल है ना, इस लूप का एरिया। तो अब देखो P0 V0 ये कितना 2RT0, तो P0 V0 की जगह 2RT0 पुट करोगे तो ये RT0 आ जाएगा। तो इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज कर लो। तो डेल्टा क्यू फॉर कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस वो आएगा डेल्टा यू फॉर साइक्लिक 0 प्लस वर्क डन बाय गैस इन साइक्लिक प्रोसेस RT0। तो 0 प्लस RT0 हो गया, पॉजिटिव आया ना डेल्टा क्यू फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो इसका मतलब इस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस में गैस ने ओवरऑल हीट एब्जॉर्ब की होगी, और वो कितनी RT0। ठीक है, तो बस यही चीजें फाइंड आउट करनी थी। ये जेई एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल था। अच्छा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अब देखो, अब हम स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज वो क्या होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। गैस की भी स्पेसिफिक हीट होती है, और वो क्या होती है, कितने तरह की हो सकती है? 2 तरह की हो सकती है, ग्राम स्पेसिफिक हीट और सेकंड मोलर स्पेसिफिक हीट। इनके बारे में पढ़ेंगे अब हम। ठीक है, अब देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज, ये टॉपिक है अब हमारा, स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज। तो देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस वो क्या होती है, कितने तरह की हो सकती है? 2 तरह की, ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट। उसको तो बाद में पढ़ेंगे, अभी थोड़ी देर बाद में, अभी जस्ट नेक्स्ट। लेकिन उसके लिए सबसे पहले देखो जो स्पेसिफिक हीट है ना ऑफ ए गैस, वो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक हो सकती है। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस ये प्रोसेस डिपेंडेंट होती है, मतलब किस प्रोसेस के थ्रू गैस को ले जाया जा रहा है, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है या आइसोबैरिक या आइसोकोरिक या एडियाबैटिक। ठीक है, और स्पेसिफिक हीट के टाइप्स देखो, 2 टाइप हैं, ग्राम स्पेसिफिक हीट और सेकंड है मोलर स्पेसिफिक हीट। ठीक है, ग्राम स्पेसिफिक हीट को S से डिनोट करते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट को C से डिनोट करेंगे। ठीक है, अब हम ये पढ़ेंगे कि ग्राम स्पेसिफिक हीट क्या होती है और मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। ठीक है, मान लो मेरे पास
कोई गैस है, ठीक है, इस कंटेनर के अंदर कोई गैस, आइडियल गैस, मान लो इस गैस का टेम्परेचर है T और N मोल है ये गैस, N मोल, और इस गैस का मास है M, और मोलिकुलर वेट ऑफ गैस ये मान लो m0 है, ठीक है। मेरे पास कंटेनर में कोई गैस है N मोल, आइडियल गैस, टेम्परेचर T, इस गैस का मास m, मोलिकुलर वेट m0, ठीक है, N मोल गैस है। तो देखो मैं इसको कुछ हीट एनर्जी दूंगा, इस गैस को मान लो डेल्टा क्यू हीट एनर्जी दी, ठीक है, जिससे इस गैस का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। इस गैस का टेम्परेचर मान लो डेल्टा टी से बढ़ गया, मतलब डेल्टा क्यू हीट देने के कारण अब इस गैस का टेम्परेचर हो गया टी प्लस डेल्टा टी। इंक्रीज इन टेम्परेचर कितना आया गैस में, गैस का डेल्टा टी, वही एन मोल गैस है, ठीक है। मास ऑफ गैस कैपिटल एम, मोलिकुलर वेट m0। बस इस गैस को मैंने डेल्टा क्यू हीट दी, जिससे इस गैस का टेम्परेचर कितना बढ़ गया, डेल्टा टी, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये डेल्टा टी। तो अब देखो ग्राम स्पेसिफिक हीट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं, डेल्टा क्यू बाय में कैपिटल एम डेल्टा टी, ये होती है ग्राम स्पेसिफिक हीट एक तरह से। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और वैसे जनरल यूनिट जो हम यूज करते हैं इसकी, क्योंकि इसको मैं ग्राम स्पेसिफिक हीट बोल रहा हूं ना, तो जनरल यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब मेरे पास कोई गैस है, आइडियल गैस है, अगर मैं आइडियल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहता हूं, और आइडियल गैस का मास है मान लो 1 यूनिट, 1 केजी या 1 ग्राम जो भी है, 1 ग्राम या 1 केजी कुछ भी मान लो, ठीक है। ऐसा यूनिट के हवाले से बात करोगे तो 1 केजी, जनरल यूनिट के हवाले से बात करोगे तो 1 ग्राम मास मानना पड़ेगा गैस का। तो मेरे पास ऐसा मानो कि 1 केजी गैस है, मान लो ऐसा यूनिट के हवाले से बात करते हैं, 1 केजी गैस है, ठीक है। उस 1 केजी गैस का टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, वही हो जाएगी उसकी एक तरह से ग्राम स्पेसिफिक हीट, डेल्टा क्यू बाय में कैपिटल एम डेल्टा टी। यहीं से पता चल रहा है जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, अगर जनरल यूनिट की बात करोगे तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया, इसको डेल्टा क्यू हीट दी और गैस का मास था कैपिटल एम, जिससे इस गैस का टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ गया, टी से बढ़कर टी प्लस डेल्टा टी हो गया। तो इस गैस की ग्राम स्पेसिफिक हीट को कैसे लिखा जाएगा, ऑब्वियसली कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस, मतलब डेल्टा क्यू बाय में कैपिटल एम डेल्टा टी, ठीक है। ऐसा यूनिट की बात करोगे तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस हो जाएगी। जनरल यूनिट की बात करोगे जो हम जनरली यूज करते हैं, इसीलिए इसको बोल रहा हूं मैं ग्राम स्पेसिफिक हीट, तो जनरली बात करोगे तो जूल पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस n, इसको कैसे लिखेंगे, मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। और अब देखो मोलर स्पेसिफिक हीट, ये क्या होती है, इसको C से डिनोट करेंगे,
ठीक है। तो देखो मेरे पास n मोल गैस, ठीक है, और इसको मैंने डेल्टा क्यू हीट दी जिससे इंक्रीज इन टेम्परेचर आ गया डेल्टा टी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस सी, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, डेल्टा क्यू बाय में एन डेल्टा टी, ठीक है। एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब एक तरह से अगर मैं मोलर स्पेसिफिक हीट मतलब सी को डिफाइन करना चाहूं तो कैसे डिफाइन करूंगा, मान लो मेरे पास 1 मोल गैस है और उसका टेम्परेचर मुझे 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, तो उसको कुछ हीट एनर्जी देनी होगी। तो कितनी हीट एनर्जी देनी होगी, वो जितनी भी हीट एनर्जी देनी होगी वही क्या होगी, मोलर स्पेसिफिक हीट, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, यहीं से पता चल रहा है ना। डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी ये क्या हो जाएगी, मोलर स्पेसिफिक हीट। तो डेल्टा क्यू बाय में एन डेल्टा टी, इतनी हीट एनर्जी देनी होगी अगर मैं 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना चाहता हूं, यहीं से पता चल रहा है ना, जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहां पे मैंने क्या किया है, मेरे पास n मोल गैस, डेल्टा क्यू हीट दी, इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ गैस आया डेल्टा टी। तो मोलर स्पेसिफिक हीट को क्या लिखा जाएगा, डेल्टा क्यू बाय एन डेल्टा टी, ऐसा यूनिट होगी जूल पर मोल पर डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब S और C में क्या रिलेशन होता है, अब उसको देखो। C को क्या लिख सकता हूं, डेल्टा क्यू बाय में n नंबर ऑफ मोल्स, मास बाय में मोलिकुलर वेट, m नॉट ऊपर चला गया और ये डेल्टा टी यहां पे, ठीक है। तो देखो डेल्टा क्यू बाय में m डेल्टा टी, ये तो ग्राम स्पेसिफिक हीट है। तो मोलर स्पेसिफिक हीट C वो किसके बराबर आ गई, m नॉट मोलिकुलर वेट ऑफ गैस इनटू में ग्राम स्पेसिफिक हीट S, ठीक है। तो ये रिलेशन होता है C इज इक्वल टू एम नॉट S, मोलर स्पेसिफिक हीट और ग्राम स्पेसिफिक हीट में ये रिलेशन होता है, ठीक है। एम नॉट क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस। तो अब देखो वेरियस प्रोसेस के लिए ग्राम स्पेसिफिक हीट और मोलर स्पेसिफिक हीट, इनकी वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो देखो फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है, इंसुलेटिंग वॉल्स होती हैं, मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं हो सकती, मतलब गैस और सराउंडिंग के बीच में कोई हीट एनर्जी एक्सचेंज नहीं हो सकती। तो डेल्टा क्यू क्या आ गया, 0 आ गया। तो डेल्टा क्यू 0 हुआ तो ग्राम स्पेसिफिक हीट S वो भी 0 होगी, ठीक है। और मोलर स्पेसिफिक हीट C वो भी 0 होगी, ठीक है। अब आओ आइसोथर्मल प्रोसेस में, मतलब जब गैस का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो डेल्टा टी ये क्या होगा, 0। गैस का टेम्परेचर कांस्टेंट मतलब गैस के टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा, 0, कोई चेंज आ ही नहीं सकता। तो ग्राम स्पेसिफिक हीट इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस वो क्या हो जाएगी, नीचे डेनोमिनेटर में 0 आ गया ना, डेल्टा टी 0, तो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट। तो S इनफाइनाइट होगी तो C मोलर स्पेसिफिक हीट वो भी इनफाइनाइट हो जाएगी, ठीक है। अब आओ आइसोबैरिक प्रोसेस, मतलब जब गैस का प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, नाम से पता चल रहा है आइसोबैरिक। तो जो
मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी ना सीपी, सीपी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस जो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी सीपी, ये कितनी आती है F/2 + 1 इंटू में R। इसको बाद में ड्राइव करेंगे, ठीक है। ये इतनी आती है, बस ये याद रख लो, बाद में ड्राइव करेंगे इसको। और आइसोकोरिक प्रोसेस वो कौन सी होती है, जब गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट रहे। तो इस केस में जो मोलर स्पेसिफिक हीट आएगी ना सीवी, ये कितनी आती है F/2R, ठीक है। और एक फेमस रिलेशन है, यहां से पता चल रहा है सीपी माइनस सीवी, ये कितना आ गया R, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।